Hi everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting. And today we are gonna learn about financial assets and we will go further into the details of financial assets. In our last video we discussed about financial assets और उसकी हमने कैटेगरीज को देखा था कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, फेयर वैल्यू मॉडल होता है, amortized कॉस्ट होता है। तो आज हम उसकी कैटेगरीज को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं ड्यूरिंग दिस वीडियो। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स की कैटेगरीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियोस देख लें। इसमें हमने फेयर वैल्यू मॉडल, एमोर्टाइज कॉस्ट देखा था और इसकी कैटेगरीज देखी थी। इसकी कैटेगरीज की जो डेफिनेशंस हैं, सॉरी एमोर्टाइज कॉस्ट की जो क्राइटेरियाज हैं, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आज हम फाइनेंशियल एसेट की इनिशियल रिकग्निशन पे जा रहे हैं। फाइनेंशियल एसेट की जो इनिशियल रिकग्निशन है वो किस तरीके से होती है। फाइनेंशियल एसेट को इनिशियली रिकग्नाइज करना यानी इनिशियली रिकॉर्ड करना। जब वो फर्स्ट आपकी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होगा, वो किस तरीके से रिकॉर्ड होगा, किस तरीके से आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में पहली दफ़ा रिकॉर्ड होगा, उसका मतलब ये है कि हम इनिशियल रिकग्निशन करने जा रहे हैं फाइनेंशियल एसेट्स की। तो आए रीड करते हैं। IFRS 9 deals with recognition and measurement of financial assets। ये तो हमें पता है। An entity shall recognize a financial asset on its financial statement of financial position यानी कि बैलेंस शीट when and only when the entity becomes party to the contractual provisions of the instrument। contractual provision होगा इंस्ट्रूमेंट का, मतलब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट में या प्रोविजन में एंटर होंगी तो ही हम जो है फाइनेंशियल एसेट को अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि शेयर्स। ठीक है। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। इस डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे वाला है, ये आपने याद रखना है। इनिशियल रिकग्निशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल एसेट्स आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू यानी कि जब इनिशियली आप रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल एसेट को, वो आप किस पे रिकॉर्ड करेंगे, वो आपने रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू पे। जी सही है। दिस इज लाइकली टू बी द परचेज कंसिडरेशन पेड टू एक्वायर द फाइनेंशियल एसेट। जाहिर सी बात है उसी फेयर वैल्यू पे आप उसकी परचेज कंसिडरेशन दे रहे होंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर इंक्लूडेड अनलेस द एसेट इज फेयर वैल्यू थ्रू P&L। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे, जैसे कि अगर आपने शेयर परचेज किया, कोई ब्रोकरेज कॉस्ट है, ठीक है, तो वो भी आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो भी मैं इनिशियल रिकग्निशन की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, ये सारी की सारी मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा, बिल्कुल आपके साथ जो है कैलकुलेशन वाइज डिस्कस करूंगा। तो अभी ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे एक एक ट्रांजैक्शन की, ठीक है। उससे नंबर्स के थ्रू हम जब इसको समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो कोई वरी की बात नहीं, ठीक है। अच्छा मैंने थोड़ा लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हमारी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं पॉसिबली, बल्कि तीन तरीके के हो सकते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमने शेयर्स परचेज कर लिए, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारे फाइनेंशियल एसेट हैं। हमने डेट इंस्ट्रूमेंट्स परचेज कर लिए, लोन नोट्स, डिबेंचर्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमने परचेज कर ली, या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारे डेट कैटेगरी के वो हैं, तो ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तीसरा हमारे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मींस जिसमें डेट भी होता है, जिसमें इक्विटी भी होता है, यानी कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या लोन नोट्स। थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जिसको भी थोड़ा बहुत आइडिया वो समझ जाएगा, नहीं आइडिया है कोई मसले की बात नहीं है, हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अगर मतलब ये कि अगर हम फाइनेंशियल एसेट परचेज कर रहे हैं और वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है यानी कि शेयर्स है, ठीक है, तो उसकी क्लासिफिकेशन एज पर द फाइनेंशियल एसेट कैटेगरीज यानी कि फेयर वैल्यू मॉडल और एमोर्टाइज कॉस्ट कहां पर करनी है, ठीक है जी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब शेयर्स, शेयर्स अगर हमने परचेज किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं शेयर्स में, हमारी कंपनी ने इन्वेस्ट किए हैं, किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे और वो हमारे फाइनेंशियल एसेट होते हैं, ठीक है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को नॉर्मली हम सिर्फ दो ही कैटेगरीज पे रखते हैं,
या आप कह लें कि एक कैटेगरी पे रखते हैं, वैसे तो टोटल 3 है ना। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 3 कैटेगरीज बन जाती हैं, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI और एमोर्टाइज कॉस्ट। और अगर इस तरीके से देखेंगे तो हमारी सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हैं, फेयर वैल्यू मॉडल है और एक जो है एमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है। तो आप इसको ये या तो ये कह लें कि इसको ये मॉडल्स हैं आपके और ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ 2 ही कैटेगरी हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए, फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रख सकते हैं या फिर फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रख सकते हैं। और अगर मॉडल की बात करें तो फेयर वैल्यू मॉडल पे रख सकते हैं, एमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे नहीं रख सकते। क्यों? इसलिए इसका रीजन भी बता देता हूँ। क्यों? इसलिए कि एमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में जो मैंने आपको बोला था कि जो है यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं। ये जो कैटेगरी है जिसकी हमने अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, जो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ भी लेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेट करके कि ये बेसिकली क्यों नहीं इस पे हम इसको कैटेगराइज करते। तो ये जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है वो ये एमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल की कैटेगरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसको मीट नहीं करता। इस वजह से हम एमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे रखते ही नहीं है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को और डायरेक्टली फेयर वैल्यू मॉडल पे चले जाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ 2 ही कैटेगरीज अवेलेबल हैं, फेयर वैल्यू थ्रू P&L और फेयर वैल्यू थ्रू OCI यानी कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सही है, इस वजह से हम इसको यहाँ पे नहीं लेके जाते। ठीक है जी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स परचेजेस ऑफ शेयर इन अदर एंटिटीज आर मेजर्ड एट ईदर फेयर वैल्यू थ्रू P&L, सही है जी, और फेयर वैल्यू थ्रू OCI। वही बात हो गई। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे बात कर रहे हैं। फेयर वैल्यू थ्रू P&L फाइनेंशियल एसेट की डिफॉल्ट कैटेगरी है। मैंने देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिफॉल्ट कैटेगरी। मतलब डिफॉल्ट कैटेगरी मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट, चाहे वो डेट हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं किस कैटेगरी पे रखूं, आप कंफ्यूज्ड हैं एज अ कंपनी, आपका अकाउंटेंट कंफ्यूज्ड है, कंपनी का अकाउंटेंट कंफ्यूज्ड है, तो वो डिफॉल्ट कैटेगरी पे रख सकता है, चाहे वो डेट हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो कंपाउंड हो। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये डिफॉल्ट कैटेगरी है। कुछ समझ नहीं आए तो डिफॉल्ट कैटेगरी पे रख देते हैं। दिस इज द डिफॉल्ट कैटेगरी ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की भी डिफॉल्ट कैटेगरी है वैसे डेट की भी होती है। बेसिकली ये डिफॉल्ट कैटेगरी है वो फाइनेंशियल एसेट की है। ठीक है, एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू P&L आर एक्सपेंस टू सॉरी एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आर एक्सपेंस टू P&L। अच्छा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो भी होगी, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, चाहे P&L कैटेगरी हो प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे वो OCI कैटेगरी हो, चाहे वो एमोर्टाइज कॉस्ट हो, सारी P&L में जाती है। ये आपने अपने दिमाग में बैठा लेनी है बात कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो P&L में ही रिकॉर्ड होगी एंड आर नॉट इंक्लूडेड विद इन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द एसेट। कैपिटलाइज नहीं करनी, ये कह रहा है the investment are then revalued to fair value at each year end with any gain or loss being shown in the statement of profit and loss। सही है जी, गेन और लॉस हमारा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, चाहे कोई भी एसेट कोई भी स्टैंडर्ड हो बल्कि अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे आ जाते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि फेयर वैल्यू थ्रू P&L की भी एक एग्जांपल कराऊंगा, इसी तरह फेयर वैल्यू थ्रू OCI की भी एक एग्जांपल कराऊंगा। तो घबराने की बात नहीं है, जब नंबर्स हम समझेंगे तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। अभी आपने क्लियरली इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये स्टैंडर्ड जो बातें बोल रहा है वो मैं बता रहा हूँ बेसिकली। तो जो भी इसमें कन्फ्यूजन है आप नीचे पूछें, बल्कि वेट करें कि मैं एग्जाम्पल करा दूँ उसके बाद पूछें, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, instead of classifying equity instrument as fair value through P&L, an entity may designate the investment as fair value through OCI। आप चाहें तो OCI पर। अच्छा, ये मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन होता है किस पे रखना चाह रहा है। इसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो स्टैंडर्ड लगाई हैं, जो अभी हमें पता भी चल जाएंगी। This designation must be made an acquisition and can only be done if the investment is intended as a long term। देखें, अब शेयर्स फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो शेयर्स में कुछ लोग होते हैं कि जो कुछ कंपनी होती हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पस के लिए इन्वेस्ट करती हैं शेयर्स के अंदर, यानी कि छोटा गेन, मतलब आज बेचा, 1-2 महीने बाद बेच दिया, 1 हफ्ते बाद बेच दिया, थोड़ी सी प्राइस बढ़ी तो उन्होंने बेच दिया। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पस। लॉन्ग टर्म मीन 2-3 साल के लिए होल्ड करके बैठे हुए। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पर्पस के लिए तभी आप फेयर वैल्यू थ्रू OCI में आएंगे। अगर शॉर्ट टर्म है तो कहाँ जाएंगे भाई, फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे जाएंगे। वैसे भी वो डिफॉल्ट कैटेगरी है, अदरवाइज अगर देखा जाए तो हम उसी पे जाएंगे। अगर हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पस है, हमें
हमें जस्ट गेन से जो है पैसे कमाने हैं, गेन और लॉस, हमने सेल परचेज से ट्रेडिंग करनी है मुसलसल। तो जिसकी वजह से हमें किस पे जाना पड़ेगा, फेयर वैल्यू पीएनएल पे। अगर हमारा लॉन्ग टर्म है, हमने 5 साल 3 साल 4 साल लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए होल्ड करने हैं, शेयर्स परचेज करके रखने हैं अपने पास, तो हमें चाहिए कि हमें, बल्कि स्टैंडर्ड कहता है IFRS 9 कि आप OCI पे रख सकते हैं। दूसरे मसले की बात इधर ये है कि ये इररिवोकेबल कैटेगरी है, यहाँ से आप वापस नहीं जा सकते। यानी कि अगर आपने एक दफ़ा इधर कैटेगराइज कर दिया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को, तो आप यहाँ से दूसरी कैटेगरी में यानी फेवरेबल थ्रू पीएनएल में जा ही नहीं सकते। तो आपने शुरू में ही सोचना है कि क्या करना है, यानी कि रिक्लासिफिकेशन टू और एंड फ्रॉम दिस कैटेगरी इज नॉट अलाउड। रिक्लासिफिकेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ इज नॉट अलाउड, क्योंकि रिक्लासिफिकेशन भी होती है कि फॉर एग्जांपल आपने पहले फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखा हुआ था, बाद में आपने चाहा कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे ले जाऊं तो ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखा था जब इनिशियल रिकग्निशन कर रहे थे, और आपने बोला अब मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे ले जाऊं, तो ये जायज़ नहीं है, ये अलाउड नहीं है। लेकिन अब सोचे ना, आपकी इंटेंशन चेंज हो जाती है, आपने लॉन्ग टर्म पर्पस था तो आपने ओसीआई पे रख लिया था, लेकिन बाद में आप उसको कैलकुलेट करके मतलब सॉरी उसको कन्वर्ट करके या रिक्लासिफाई करके वो फिर ओपिनियन पे ले जाना चाहते हैं, तो IFRS 9 इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अच्छा, अंडर फेवरेबल थ्रू ओसीआई ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर कैपिटलाइज, फेवरेबल थ्रू ओसीआई में रिकॉर्ड हो जाती है। गेन और लॉस भी फेवरेबल थ्रू ओसीआई में रिकॉर्ड होंगे। इन्वेस्टमेंट आर रीवैल्यूड टू फेयर वैल्यू ईच ईयर एंड विद एनी गेन और लॉस बीइंग शोन इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वहां पे जितने भी गेन और लॉस होते थे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जाते थे, यानी पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। इधर जितने भी गेन और लॉस होंगे वो सारे ओसीआई में रिकॉर्ड होंगे, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी हम इसमें ही कैपिटलाइज कर देते हैं। एंड टेकन टू एन इन्वेस्टमेंट रिजर्व एंड इक्विटी, यानी कि ओसीआई रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाते हैं। दिस इज सिमिलर टू अ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखें कितना आसान इसने कर दिया कि I16 में जो हम करते थे वही तकरीबन है। This is similar to a revaluation of property, plant, and equipment under IA16. The main difference is that investment reserve can be negative. ये negative भी हो सकता है क्योंकि अगर downward revaluation होती है. If a favorable through OCI investment is sold, the investment reserve can be transferred into retained earning or left in equity. आप चाहें तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में छोड़ दें, चाहे तो रिटेन अर्निंग में ले जाएं अगर आप बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये थी OCI कैटेगरी। आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। होपफुली आपको समझ में भी आ रही होगी, और अगर नहीं समझ में आ रही, जैसे कि मैंने कहा कि जब मैं नंबर्स से समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। बहुत ही टेक्निकल स्टैंडर्ड है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी स्टैंडर्ड। ठीक है, अच्छा ये थोड़ी सी फर्दर डिटेल है, ये वैसे मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं। द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज दैट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट विल हैव द डेजिग्नेशन ऑफ फेयर थ्रू पीएनएल, सही है, with the price paid to acquire the financial asset initially recorded as fair value, सही है जी। This could include unquoted equity instruments। unquoted मतलब जिनकी जो लिस्टिंग नहीं है, जिसकी लिस्टिंग नहीं है, जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते, which may present problem in arriving at a reliable fair value at each reporting date। ऐसे उनकी fair value तो है ही नहीं। However, IFRS 9 does not include a general exception of unquoted equity instruments to be measured at cost. Instead, it provides guidance on when cost may or may not be regarded as a reliable indicator of fair value, सही है जी। It is probable to designate an equity instrument as fair value through comprehensive income provided specific conditions have complied with as follows, सही है। The equity instrument cannot be held for trading। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। आपने उसको लॉन्ग टर्म की इंटेंशन हो जब तभी आप वो सही पे रख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसका मतलब ये है कि अनकोटेड शेयर्स भी हमें उसकी कोई वो नहीं है गाइडेंस, तो हम कहाँ रख सकते हैं उसको, उसको हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखेंगे, OCI पे नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ नहीं पता। हमारे पास वहाँ पे ना फेयर वैल्यू है, ना हमारे पास कोई हमारी वहाँ इंटेंशन है कि हम लॉन्ग टर्म रखेंगे या नहीं रखेंगे। ये इस चीज़ का भी आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से हम उसको फिर थ्रू पीएनएल पे ही रख सकते हैं। अनकोटेड शेयर्स को वैसे भी डिफॉल्ट कैटेगरी, कोई मसले की बात नहीं है, रख भी सकते हैं। अच्छा, देयर मस्ट बी एन इररिवोकेबल चॉइस फॉर डेजिग्नेशन अपॉन इनिशियल रिकग्निशन, सही है, इररिवोकेबल है, चेंज नहीं हो सकते, क्लोज कैटेगरी है, फेवरेबल थ्रू सही। इन दिस सिचुएशन इनिशियल रिकग्निशन विल आल्सो इंक्लूड डायरेक्टली attributable transaction cost,
this may apply, for example, to strategic investment to be held on a continuing basis, which are not held to take advantage of changes in fair value. यानी ट्रेडिंग के लिए नहीं, आपने गेन नहीं कमाना. The election to designate these investment at fair value through OCI would prevent any volatility in the share price being reflected within the entity's profits. तो ये वही बातें थी जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर. होपफुली आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में नहीं भी आई तो कोई मसले की बात नहीं है, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. तो वीडियो को यहीं तक रखेंगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और, कि आपने सारी वीडियो सीक्वेंस में देखनी है. IFRS 9 मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, दूसरी या तीसरी वीडियो है जो कि अपलोड हो रही है. तो बहुत ही ट्रिकी स्टैंडर्ड है, तो कंसंट्रेशन के साथ एक दफ़ा बैठ के आपने सारे साथ एक ही स्टैंडर्ड की वीडियो देखें, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा. तो ठीक है, आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं. आई विल बी हेयर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून. टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़.